हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम हेक्सोफेनेडिन पे बात करेंगे। हेक्सोफेनेडिन जो होता है ये सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक मेडिकेशंस में आता है, जो कि मेनली यूज टू रिलीव एलर्जिक सिम्टम्स। ये जो यूज किया जाता है टू रिलीव एलर्जिक सिम्टम्स, या शॉर्ट में ये एक एंटी एलर्जिक मेडिकेशन होता है। हेक्सोफेनेडिन की खास बात यह है कि ये सिग्निफिकेंटली लेस सिडेशन करता है एज कम्पेयर टू अदर एंटीहिस्टामिनिक मेडिकेशन। हेक्सोफेनेडिन कैसे नॉन सीडेटिव होता है ये हम अभी आगे देखेंगे डिटेल में। अब हम देखेंगे हेक्सोफेनेडिन कैसे काम करता है। हेक्सोफेनेडिन जो है ये हमारी बॉडी में H1 हिस्टामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक करता है। हिस्टामिन जो होता है ये की केमिकल होता है जिसको रिलीज करवाता है हमारा इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन जो है ये हमारी बॉडी में मोस्टली मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन टू ए लेस एक्सटेंट ये बेसोफिल्स में भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ब्लड में होती है। और ये मास्ट सेल्स जो है ये प्रेजेंट होते हमारे स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ लंग्स में होते हैं, और ईयर वे में भी ये मास्ट सेल्स होते हैं, नोज में ये मास्ट सेल्स, हमारे माउथ में भी ये प्रेजेंट होते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन में भी जो है ये मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स के अराउंड भी होते हैं। ये हिस्टामिन जो है इन्हीं मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स के ग्रेन्यूल्स में होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स है, इसके अंदर ये हिस्टामिन होता है। अब जब कोई ससेप्टेबल पर्सन जिसको एलर्जीज होती हैं एक्सपोज हो जाता है टू एन एलर्जन, एलर्जन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पोलन हो सकते हैं, डस्ट माइट्स हो सकते हैं, फूड में एलर्जन हो सकते हैं, सर्टन प्लांट्स से भी जो है एलर्जीज हो सकती है, जैसे कि सिटिंगिंग नेटल होता है या जिसको अर्टिका डायोका बोलते हैं, उससे भी जो है जब हम उससे कांटेक्ट करेंगे उस प्लांट के साथ, उससे भी जो है एलर्जी होती है। एलर्जन जो है इनकी वजह से जो है हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कभी इनहेल किया है पोलन जो है हमारी नाक में चला गया है। अब हमें पता है हमारे नाक में जो मास्ट सेल्स होते हैं। अब क्या हो जाता है, जैसे ही ये पोलन जो है आईजीई एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाता है, जो कि अटैच होता है मास्ट सेल के साथ, जो ही ये एलर्जन जो है इस एंटीबॉडी के साथ मिल जाता है, ये मास्ट सेल जो है इनके ग्रेन्यूल जो है बर्स्ट हो जाते हैं। जब इन मास्ट सेल्स हमारे नोज में बर्स्ट हो जाते हैं तो ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन। अब जब हिस्टामिन रिलीज होता है, हिस्टामिन अब बाइंड हो जाता है अपने रिसेप्टर के साथ, अपने H1 रिसेप्टर के साथ। हिस्टामिनिक रिसेप्टर जो होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे नोज में प्रेजेंट होते हैं, ईयरवे मतलब लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, या हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं। जो हमने लोकेशन बोली है मास्ट सेल की, उसी के अराउंड जो है हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हिस्टामिन जो है मोस्टली लोकली काम करता है, जहां से निकला उसी के अराउंड काम करता है, और ये कभी कभी सिस्टमिक इफेक्ट भी दिखाता है। और सिस्टमिक इफेक्ट तब दिखाता है अगर ज्यादा हिस्टामिन जो है ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो गए हैं, या ब्लड में बेसोफिल की डिग्रेन्युलेशन की वजह से जो है हिस्टामिन ज्यादा निकल गया है ब्लड सर्कुलेशन में, उससे जो है सिस्टमिक इफेक्ट हो सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वो हो सकता है जैसे किसी इंजेक्शन से हो सकती है, फूड से हो सकती है, या बी सिटिंग से हो सकती है। बी सिटिंग जो है इसमें हिस्टामिन होता है, जब हिस्टामिन डायरेक्ट सर्कुलेशन में जाता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सडन बीपी लो हो सकता है, उससे शॉक हो सकता है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि एयरवे में हमारे हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है। अब हिस्टामिन जब रिलीज होता है, हिस्टामिन अपने H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, उसकी वजह से नीजिंग हो सकती है, रनी नोज होती है, वाटरी आईज, रेड आईज हो सकती है उससे, या शॉर्ट में जिसको एलर्जिक सिम्टम्स बोलते हैं ये अपीयर हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे स्किन में जो है हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें जो है मास्ट सेल्स भी होते हैं। किसी वजह से अगर हमने किसी प्लांट के साथ या किसी एलर्जन के साथ कांटेक्ट एलर्जन जो है हमारे स्किन में जो है मास्ट सेल्स बर्स्ट करवाते हैं, उनकी वजह से फिर हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। हिस्टामिन जब स्किन में रिलीज होता है, और हिस्टामिन के रिसेप्टर्स भी जो है स्किन में होते हैं, उसकी वजह से जो है डर्मेटाइटिस हो सकती है, स्किन एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, जैसे अर्टिका या हाइवस जिसको कहते हैं। अब हेक्सोफेनेडिन जो है इन H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। पहले जो है इन पे हिस्टामिन बाइंड हो जाता था, और उसकी वजह से जो है एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती थी। अब जो है हेक्सोफेनेडिन जो है इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। जब इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, हिस्टामिन जो है
अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होता है तो हमें रिलीफ मिल जाता है इन एलर्जिक रिएक्शन से। हेक्सोफेनाइडाइन जो होता है इसकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ही कम जो है सीडेशन कर सकता है, बहुत ही ज्यादा लो इंसिडेंस ऑफ सीडेशन कर सकता है, क्योंकि हेक्सोफेनाइडाइन जो है इसको ऐसे डिजाइन किया गया है ये ब्रेन को क्रैश नहीं करता है। अदर एंटीहिस्टामाइन्स जैसे कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन्स जो होते हैं जैसे क्लोरफेनारामीन होता है या हाइड्रोक्सिन होता है या प्रोमेथाजिन होता है, ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन्स होते हैं, पुराने वाले एंटीहिस्टामाइन्स जिनसे जो है सीडेशन होता है। और उसके बाद नए एंटीहिस्टामाइन्स जैसे कि सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइन्स आए जैसे कि सिट्रजिन होता है, लोराटिडिन आता है, वो भी किसी हद तक जो है लेस सीडेटिव होता है, लेकिन फिर भी सिट्रजिन जो है 10 to 13% पेशेंट्स में जो है सीडेशन करता है, लेकिन हेक्सोफेनाइडाइन जो है ये सबसे लीस्ट सीडेशन करता है। ब्रेन में हिस्टामिन जो है एज एलर्जिन एक्ट नहीं करता है। ब्रेन में जो हिस्टामिन एक क्रूशियल न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलर्टनेस, वेकफुलनेस और कॉग्निटिव फोकस में जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ऐसे इसको समझ सकते हो, ब्रेन में हिस्टामिन जो है एज ए की होता है और हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर जो होता है ब्रेन में ये एक लॉक की तरह काम करता है। हिस्टामिन जो है जब अपने लॉक में फिट हो जाता है और टर्न ऑन करता है वेकफुलनेस या अलर्टनेस, और ब्रेन में जो एंटीहिस्टामाइन्स जो है क्रॉस करते हैं वो इस लॉक को जो है ब्लॉक करते हैं, वो एज एक फेक की तरह काम करते हैं, वो इस लॉक या रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और इस वेकफुलनेस या अलर्टनेस का जो है अपोजिट हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, उसी से जो है सीडेशन हो जाती है। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि एंटीहिस्टामाइन्स जो ब्रेन को क्रॉस करते हैं उनमें मोस्टली फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन्स ब्रेन को क्रॉस करते हैं और H1 हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्रेन में जो ब्लॉक करते हैं उसकी वजह से सीडेशन होती है। अब हेक्सोफेनाइडाइन जो है ये रेडिली जो है ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, तो उसकी वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। हम हेक्सोफेनाइडाइन के यूजेस देखेंगे, मोस्ट कॉमनली जो इसके यूजेस है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में यूज होता है, जैसे कि पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी से जैसे हो जाता है, जैसे हमने अभी देखा कि इची नोज, रेड वाटरी आईज हो जाती है। फिर दूसरा है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस या ईयर राउंड एलर्जीज। ये जो है इंडोर एलर्जेंस है जो कि हमारे घर में होते हैं, जैसे कि डस्ट माइट्स होते हैं या पेट डेंडर होता है या मोल्ड्स होते हैं, जैसे हमारे सिंक्स में जो है डेवलप हो जाते हैं अनहाइजीनिक कंडीशन में। तीसरा जो है क्रैनिक आइडियोपैथिक अर्टिकेरिया। इसमें क्या होता है, रिकरेंट रेड जो है इची हाइव्स हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये 6 मंथ्स तक रहते हैं या उससे ज्यादा टाइम तक रहते हैं। यहाँ जो है इसे एंजियोइडिमा हो सकता है। एंजियोइडिमा जो है फ्लूइड जो है जमा हो जाता है हमारे स्किन के अंदर। इस वाली एलर्जी को आइडियोपैथिक इसलिए ये पता ही नहीं होता है कि ये किस चीज से ट्रिगर हो। हम इसके ब्रांड्स देखेंगे। हेक्सोफेनाइडाइन का जो है फेमस ब्रांड आता है जैसे एलिग्रा और हिस्टाफ्री भी आता है। इनके टैबलेट फार्म भी अवेलेबल होते हैं और लिक्विड फार्म भी अवेलेबल होते हैं। अब हम इसकी डोजेज देखेंगे। 6 मंथ्स टू 2 years के बच्चों तक जो है 15 mg दिन में 2 बार दिया जाता है। 2 years से 11 years के बच्चे तक जो है 30 mg हेक्सोफेनाइडाइन दिया जाता है 2 बार दिन में। 12 years या उससे ओल्डर जो है पर्सन को 120 mg या 180 mg दिया जाता है, डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी, और 1 बार दिया जाता है। अब हम हेक्सोफेनाइडाइन के ड्रग इंटरेक्शन पे बात करेंगे। हेक्सोफेनाइडाइन के ड्रग इंटरेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पता होनी चाहिए। हेक्सोफेनाइडाइन जो है एल्युमिनियम कंटेनिंग या मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स के साथ नहीं लेना चाहिए, या फ्रूट जूसेस जैसे कि ऑरेंज जूस या ग्रेप फ्रूट जूस या एप्पल जूस के साथ जो है हेक्सोफेनाइडाइन उस दौरान नहीं लेना चाहिए। हमारे गाट में या इंटेस्टाइन में जो है ट्रांसपोर्टर होता है जिसकी वजह से सर्टेन ड्रग्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड। ये ट्रांसपोर्टर जो है इसका नाम है ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड। ये प्रोटीन होता है, उसी के थ्रू जो है ये हेक्सोफेनाइडाइन जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और पर्टिकुलरली जो है
OATP2B1 और OATP1A2। इन्हीं दो ट्रांसपोर्टर से जो हेक्सोफेनाडाइन ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इंटेस्टाइनस टू ब्लड। और अब फ्रूट जूस से क्या हो जाता है, पर्टिकुलरली ऑरेंज जूस, एप्पल जूस या ग्रेप फ्रूट जूस, इनमें क्या होते हैं, इनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं या अदर कंपाउंड्स जो कि पोटेंट इनहिबिटर होते हैं इस ट्रांसपोर्टर के। इनकी वजह से क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। और एल्युमिनियम या मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स के साथ भी जो है हेक्सोफेनाडाइन इस दौरान नहीं लेना चाहिए। और इन एंटासिड्स से क्या होता है, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम, हेक्सोफेनाडाइन जो है इन एल्युमिनियम या मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो कॉम्प्लेक्स जो है बड़ा होता है, वो इन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है बड़े साइज की वजह से। और रिसर्च से ये पता चला है कि 60 to 70% जो है फ्रूट जूसेस जो है हेक्सोफेनाडाइन की एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाती है, 60 to 70%। 3% जो रह गया है उससे जो है सिग्निफिकेंट एंटी एलर्जिक इफेक्ट होगा ही नहीं। और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स देखेंगे। हेक्सोफेनाडाइन जो है यूजुअली वेल टॉलरेटेड होता है। इसके माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि डिस्पेप्सिया कर सकता है या स्टमक अपसेट कर सकता है, इसे फैटिग हो सकता है या हेडेक हो सकता है, इसे नाशा हो सकता है या इसे डिजीनेस भी हो सकती है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।